नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि प्रयागराज से सामने आई है। आपको बता दें कि प्रयागराज से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी पर कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि प्रयागराज में हाल ही में हुए बवाल और पत्थरबाजी के मुख्य आरोपी के घर अब बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर चलवाया गया है और कार्रवाई के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद रहा और भारी सुरक्षा के बीच ये कार्रवाई की गई है, जहां पर आरोपी के घर अब बुलडोजर चला दिया गया है। बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य आरोपी जो कि प्रयागराज में बवाल हुआ हाल ही में, उसके मुख्य आरोपी के घर पर अब बुलडोजर चला दिया गया है। सख्त कार्रवाई जो भी बवाल में सामने आए हैं उनके खिलाफ अब की जाएगी और लगातार कार्रवाई सामने आ रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं तेजी के साथ। और इसी बीच प्रयागराज से खबर सामने आई है कि अब जो मुख्य आरोपी जिसका नाम सामने आया है, उसके घर पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चलें कि हाल ही में जुम्मे की नमाज के बाद प्रयागराज में हिंसक झड़प हो गई थी, पथराव किया गया, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और इस दौरान अब कई लोगों की गिरफ्तारी की गई और कई लोगों को जो आरोपी हैं उनको चिन्हित कर उन पर भी गिरफ्तारी की जा रही है। कई लोग इस वक्त हिरासत में हैं और इसी बीच कई नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं जो इस हमले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। कई हिस्सों में प्रयागराज के प्रदर्शन हुआ था। शुक्रवार की बात है जब जुम्मे की नमाज के बाद। और सुनील कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इसी खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुनील कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कार्रवाई की जा रही है तो क्या कुछ वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जो अटाला कांड का जो मुख्य आरोपी है जिसको पुलिस मान रही है जावेद पंप वाले को, तो जावेद पंप को जो है कल पीडीए ने जारी जो है रात में ही कर दिया था, चस्पा लगा दिया था, नोटिस लगा दिया था घर खाली करने का। अटाला इलाके में जो उपद्रव का जो मास्टरमाइंड है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो मकान है वो करेली इलाके में बना हुआ है और मकान का जो विकास प्राधिकरण से नक्शा होता है वो पास नहीं था। इसके पहले भी सन 2001 में भी जो है इसके मकान पे जो है नोटिस चस्पा की गई थी, लेकिन तब से लेकर के ये अपने रसूख के बल पे ऐसे ही जो है काम को चलाता रहा, टालता रहा। और आज जो है जब मामला आगे बढ़ा तो पीडीए ने नोटिस चस्पा किया और आज सुबह 12 बजे तक मकान को खाली करने का नोटिस दिया। लेकिन इसके बावजूद इनके जो परिजन है, इनकी जो पत्नी है और इनकी बेटी अभी भी उसी मकान में थी। जब बुलडोजर आया उस समय जो राजस्व के अधिकारी थे, जो पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने इनकी बेटी को और इनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। उसके बाद जाकर के बाबा का जो बुलडोजर है वो अपनी कार्रवाई शुरू कर सका है। जी तो सुनील, क्या ध्वस्तीकरण हो चुका है और वहां पर जो आसपास के लोग हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, जो सबसे बड़ी बात है ध्वस्तीकरण को लेकर के, तो ये संभावना जो है कल से ही जब से नोटिस चस्पा की गई थी उसी समय से जताई जा रही थी कि निश्चित रूप से आज 12 के बाद जो है बाबा का जो बुलडोजर है वो आएगा और वहां के जो लोग हैं वो मेंटली जो है माइंड सेटअप उनका हो चुका था कि आज जो जावेद का घर है, जो जावेद पंप जो कि मुख्य मास्टरमाइंड माना जा रहा है, तो इसका घर आज जो है बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। और सुबह से ही वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद था, आरएफ मौजूद था। सुनील, इस दौरान जो गिरफ्तारियां हुई हैं, सुनील, प्रयागराज में जो भी बवाल हुआ, कई ऐसी हिंसक घटनाएं यूपी के कई अलग अलग हिस्सों में हुई हैं और पुलिस की तरफ से ये भी कहना है कि कई मास्टरमाइंड इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं, कई नाम है। तो क्या सब पर अब लगातार इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी, चिन्हित किया जा रहा है? देखिए, अभी तक हम आपको बता दें कि जो प्रयागराज का थाना खुलदाबाद और थाना करेली है, जहां से ये संबंधित पूरा मामला है, वहां पे अभी तक 29 गंभीर एवं कठोरतम धाराएं लगाते हुए जो मुकदमा दर्ज हुआ था, साथ में 70 उपद्रवी नामजद थे। 24 घंटे के भीतर कुल 68 उपद्रवी को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और साथ में जो है पुख्ता लिखा पढ़ी के साथ में, साक्ष्यों के साथ में इन सभी उपद्रवियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। जी चलिए सुनील, हम चाहेंगे हम नजर बनाए रखें क्या कुछ कार्रवाई वहां पर आगे कैसे बढ़ाई जा रही है।
दर्शकों को बता दें कि प्रयागराज में लगातार जो भी हमले में शामिल लोग थे उन पर कार्रवाई की जा रही है, मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, गिरफ्तारी हो गई है और अब आगे की कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन भी काफी सख्त नजर आ रहा है। तो वहीं कानपुर प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए गोरखपुर पुलिस भी अब पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। पुलिस पीएससी के जवानों के साथ साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च और भ्रमण करने के साथ ही अब ड्रोन कैमरों के जरिए भी संदिग्ध क्षेत्रों में निगरानी की जा रही है। तो वहीं एसपी सिटी के नेतृत्व में ड्रोन कैमरों की मदद से महानगर के संदिग्ध क्षेत्रों की निगरानी हो रही है। हालांकि इस दौरान कई छतों पर ईंट और पत्थर दिखाई दिए, जिसका फोटो लेकर बीट पुलिस की मदद से घर का पता लगाकर जानकारी हासिल की जाएगी। अगर ये ईंट पत्थर निर्माण के लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी। पूरे प्रदेश में संवेदनशीलता को देखते हुए एवं कल जुम्मे की नमाज में हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए आज जनपद में सभी घरों में संवेदनशील क्षेत्रों में, मिश्रित आबादी क्षेत्रों में रूफटॉप को चेक किया गया है। किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना घटित हो जहां पे लोग अपने पत्थर ईंटें इकट्ठा करके रखें और बाद में दंगे के रूप में उसका प्रयोग कर सकें। इसी के मद्देनज़र ड्रोन को उड़ाया गया है एवं प्रत्येक शुक्रवार को या फिर किसी भी ऐसे अन्य ओकेजन पर जहां पे कोई धार्मिक जुलूस या कुछ निकल रहा हो तो हम प्रयास करेंगे कि ड्रोन के माध्यम से सभी रूफटॉप्स को चेक किया जाए एवं सुरक्षित रूप से उस तरह का आयोजन करवाया जा सके। सर, अफवाह भी फैल रही है, इसको लेकर क्या अपील करेंगे? किसी भी प्रकार की रूमर का विश्वास ना करें। परसों रात को भी इस तरह की रूमर गोरखपुर में फैल रही थी कि दुकानें बंद करवाएंगे, उसके बाद में जुलूस निकलेगा, लेकिन गोरखपुर की आवाम ने उस तरह की सभी अफवाहों को दरकिनार किया एवं शांतिपूर्ण जुम्मे की नमाज अदा हुई यहाँ पे। उसके लिए सभी शहर के नागरिक साधुवाद के पात्र हैं एवं उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से गोरखपुर की जनता, आवाम पसंद जनता, अमन पसंद जनता प्रयास करेगी कि किसी प्रकार की घटना। और इसी बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए। लखनऊ से खबर सामने आ रही है इस वक्त की, जहां पर विवेकानंद अस्पताल पर एक बड़ी लापरवाही का आरोप सामने आया है। आपको बता दें, विवेकानंद अस्पताल की लापरवाही सामने आई और इस अस्पताल पर मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा जा रहा है कि मृतक बच्ची को रेफर करने का आरोप लगाया गया। 6 महीने की ये बच्ची थी जो इलाज के लिए वहां पहुंची थी और इलाज के दौरान इस बच्ची की मौत हो गई और इसके बाद विवेकानंद अस्पताल से इस बच्ची को दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां जब बच्ची पहुंची तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था। और अब परिजनों का यह कहना है कि विवेकानंद अस्पताल की तरफ से बच्ची को दूसरे अस्पताल रेफर किया गया, ये जानते हुए कि बच्ची मृत है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर विवेकानंद अस्पताल पर कई गंभीर आरोप इस वक्त के सामने आ रहे हैं, जहां पर मरीज के परिजनों की तरफ से आरोप सामने आए कि यहां पर 6 महीने की बच्ची उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया और परिजनों का ये कहना है कि ये बच्ची पहले से मृत थी और विवेकानंद अस्पताल ने ये जानते हुए कि बच्ची की मौत हो चुकी है उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए रेफर किया गया। साथ ही जो पैसे इलाज के थे वो भी परिजनों से ऐंठे गए हैं। नाराज परिजनों ने अस्पताल परिसर में अब हंगामा शुरू कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अस्पताल के खिलाफ थाने में शिकायत भी की जा चुकी है और अब परिजनों का हंगामा जारी है। इसी के साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बताते चलें कि एटा से खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जनपद मुख्यालय पर एक मामला देखने को मिला, जहां पर बुजुर्ग महिला कासिमपुर से एटा के माया पैलेस चौराहे पर पहुंची और तभी ऑटो चालक ने उसे किराए के रूप में किराए के लगभग 10 गुना राशि ली और मांगने लगा। तभी महिला की शिकायत पर वहां तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी आनंद स्वरूप तत्काल ही भागते हुए ऑटो चालक के पीछे पहुंचे और ऑटो चालक को पकड़ लिया गया। पैसे वापस करवाए गए। और यहां आपको बता दें कि पुलिसकर्मी अपने डिपार्टमेंट को गौरवान्वित करने वाले होते हैं और ऐसे ही पुलिसकर्मी हैं जिन्हें देखकर लोगों को साहस मिलता है। जिस प्रकार से ये आनंद स्वरूप ने एक बुजुर्ग असहाय महिला को उसके पैसे वापस करवाए, उसे देखकर पुलिस डिपार्टमेंट और आनंद स्वरूप के बारे में लोग प्रशंसा करते नहीं थक रहे।
बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिल सके, इसके लिए उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अस्पताल व्यवस्थाओं को परखते हुए नजर आए। महकमे की समय से औचक निरीक्षण भी किए गए और कई बार अचानक से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखने के लिए भी अधिकारी पहुंचे हैं। लेकिन बांदा जनपद का जिला अस्पताल इन दिनों बिजली के संकट से बेहद परेशान है। जिला अस्पताल के कर्मचारी भी रात के अंधेरे में उपचार करते हैं। और अब बात की जाए अगर मरीजों की, तो मरीज भी बिना बिजली के बेचैन और परेशान नजर आए। अस्पताल की बिजली गुल हो जाने से ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक सहित जो भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं की समस्या हो गई है और वो भी परेशान हो जाते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। जिला अस्पताल की बिजली होने की बात की जाए तो जिला अस्पताल के सीएमएस और एसएन मिश्रा ने उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमारा जिला अस्पताल का स्वतंत्र फीडर है, लेकिन यहाँ की बिजली अब खुरहंड गांव से जोड़ दी गई, जिससे बिजली की कुछ दिक्कत बनी रहती है। जनरेटर भी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जनरेटर बंद करना पड़ता है। इस बीच खुरहट गांव की अगर बात की जाए तो बांदा सदर सीट से बीजेपी विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी का ये गांव बताया जा रहा है और खुरखंड जहां बिजली विभाग के अधिकारियों ने मेहरबानी करके जिला अस्पताल के स्वतंत्र फीडर को विधायक जी के गांव से जोड़ दिया है और अब जिला अस्पताल में बिजली न होने से ऑक्सीजन से कई मरीज मर जाएं या ऑपरेशन थिएटर में टांके लगाते समय किसी की अगर गंभीर किसी को चोट आ जाए तो अस्पताल की जिम्मेदारी होगी या ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, इसको लेकर एक तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कर्मचारियों का भी ये कहना है कि वो परेशान हैं क्योंकि बिजली नहीं आ रही है और बिजली की वजह से न सिर्फ अस्पताल के कर्मचारी बल्कि जो तीमारदार हैं और मरीज जो हैं वो भी परेशान है। तस्वीरें आपको दिखा दें जहां पर अंधेरे में आप देख सकते हैं मोबाइल की टॉर्च से इलाज किया जा रहा है और ये अस्पताल के अंदर का नजारा है जहां पर बिजली नहीं है। श्वास की समस्या है, अस्थमा। अच्छा, हाँ, लाइट आ ही नहीं रही, 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे लाइट नहीं आ रही? लाइट नहीं आई। कैसी व्यवस्था है अस्पताल, जिला अस्पताल की? अरे बहुत बेकार, पानी वानी की व्यवस्था भी नहीं ठीक था। लाइट तो वैसे ही रात में भी परेशान कर रही थी। तो आपके मरीज को दिक्कत पड़ रही होगी फिर? बिल्कुल बिल्कुल, श्वास की समस्या तो और ज़्यादा, गर्मी लग रही है और दिक्कतें। जी देखिए, हमारा चिकित्सालय का, जिला चिकित्सालय बांदा का और महिला चिकित्सालय का स्वतंत्र फीडर है। यहाँ से जो है स्वतंत्र फीडर है, उसका हमारा पैसा भी जमा, स्वतंत्र विद्युत फीडर है। जो पावर हाउस है आपका तिंदवारी रोड पर, वहां से आना चाहिए, लेकिन वहां की लाइन शायद कुछ फॉल्ट है और इसको खुरहन से जोड़ दिया गया है। तो अभी पिछले दिनों भी जब ये सड़क बन रही थी, यहाँ चौड़ीकरण हुआ था, उसमें भी केबल हमारी कट गई थी जो बिजली की, उससे जेसीबी मशीन से। तो उस समय भी 2 दिन के लिए लगभग जो है परेशानी हुई थी। तो जैसे ही रात में अभी बिजली गई है, रात में 1 बजे करीब बिजली गई है, तो 5-10 मिनट में हमारा जो है जनरेटर चल गया है। जनरेटर निरंतर चला उसके बाद, और सवेरे तक जनरेटर हीट हो गया क्योंकि लोड बहुत है। पूरा ट्रॉमा सेंटर का, वार्डों का, ब्लड बैंक का भी लोड है। ब्लड बैंक में एसी भी है और फ्रीजर भी रखे हुए जिसमें ब्लड रखा जाता। तो लोड ज्यादा होने के कारण जनरेटर हमारा हीट हो गया था, तो लगभग आधे घंटे के लिए सवेरे बंद करना पड़ा है और उसके बाद फिर चलता रहा है। जनरेटर हमारा तुरंत चलता है और हमारे जो इलेक्ट्रीशियन है, टेक्नीशियन, वो 24 सल्फास खाली है। अच्छा, तो क्या यहाँ लाइट? नहीं, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, न तो यहाँ पंखा चल रहा है, न कुछ है। क्या घंटे से लाइट गोले यहाँ पर? यहाँ सर 4-5 घंटे से लाइट बोल रही है। अच्छा, तो क्या कैसी व्यवस्था लगी यहाँ की? यहाँ सर कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। कोई अच्छी व्यवस्था? और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जो कि रायबरेली से सामने आई है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध असले का एक वीडियो यहां पर वायरल हुआ है जहां पर रायबरेली में युवाओं द्वारा लगातार अवैध असलों का जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है रायबरेली से, जहां पर ये वीडियो बीजेपी नेता के बेटे का बताया जा रहा है। बीजेपी नेता के इस बेटे का ये अवैध असले के साथ प्रदर्शन करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का रहने वाला युवक बताया जा रहा है और तस्वीरें आपको दिखा दें। यहाँ पर ये शख्स हाथ में अवैध असलहा लिए जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। एक वीडियो इसका वायरल हुआ है जिसके बाद से ही इलाके में हलचल तेज हो गई है। रायबरेली से वीडियो वायरल हुआ है और बताया जा रहा है कि ये जो शख्स इस वीडियो में अवैध असले के साथ नजर आ रहा है वो बीजेपी नेता का बेटा है। बढ़ते अगली खबर की ओर,
रायबरेली से मामला सामने आया है, जहां पर डीजे की धुन में बाराती इस कदर थिरके कि आपस में एक दूसरे के हाथ लगने के बाद बाराती और घराती दोनों पक्षों के बीच देखते ही देखते लाठी और डंडे, ईंट पत्थर चलने लगे। लगभग आधे घंटे के खूनी संघर्ष में लड़की पक्ष के लोगों को गंभीर चोटें आईं। मौके पर डीह पुलिस भी पहुंच गई, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया। साथ ही रात भर चले इस संघर्ष के बाद पुलिस के साय में शादी को संपन्न करवाया गया। दरअसल जिले के डीह थाना क्षेत्र के स्थित परसदेवपुर में वैशन संसारी गांव में एक बेटी की शादी थी, जहां पर जनपद के मंगापुर रेहुआ में ये शादी हुई। लालगंज के रहने वाले अखिलेश के साथ शादी होनी थी और बाराती पक्ष के जो युवा हैं वो डीजे को लेकर जमकर तांडव मचाने लगे। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि इस सब के बीच रात भर पुलिस के घेरे में विवाह की रस्में अदा कराई गई। डीजे आगे लेके जा रहे थे, मामा बोले थे डीजे थोड़ा पीछे कर लो। खाना खा रहे थे बाराती वाले लड़के, तो इसीलिए मामा गिरा के मारने लगे। तो भैया ने छुड़ाने गए, इसलिए भैया ने इनकी खोपड़ी फोड़ दी है वो लोग। तो दूल्हा पक्ष है कहाँ गया है, दुल्हन पक्ष कहाँ गए? दोनों भाग गए सब लोग। किस पक्ष से शुरुआत हुई लड़ाई की? दूल्हा के कहते थे शुरुआत हुई। तो दूल्हा इस समय कहाँ पे है? भाग गए सब लोग। दूल्हा भी भाग गया? नहीं, दूल्हा यहीं पर कहीं होगा। और यूपी के सीतापुर में 2 दिवसीय दौरे पर आए कृषि और शिक्षा मंत्री ने जनपद में शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी गई, जहां जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और उपचार उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा परिसर में बेहतर स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही रेवा ब्लॉक में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में मंत्री ने योजनाओं के विषय में जानकारी दी। साथ ही साथ बढ़ाई गई पूर्वा रेवसा में बाढ़ कार्यों को लेकर निरीक्षण भी किया गया है। साथ ही साथ कार्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। के लिए सभी विकास केंद्रों में निराश्रित गोवंश स्थल बनाए गए हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी जितने भी गोवंश हैं उनको संरक्षित किया जाए। राज्य के भीतर पूरे प्रदेश भर में अब तक 9.5 लाख से ज़्यादा गोवंश जो है संरक्षित किए गए हैं और 6,000 के करीब जो है निराश्रित गोवंश बनाए गए हैं और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर भी हम लोग बनाएंगे और बना करके। जो ब्लॉक के द्वारा कैटल बनाए जा रहे हैं उसमें टीवी लगा के लोग रह रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमने नहीं देखा, वहाँ टीवी तो नहीं लगी हुई थी और कोई यदि है पशु देखने वाला वो लगा कर कोई देखना चाहता है तो उसको रोकना ठीक नहीं है। सर, बाढ़ की त्रासदी को लेकर आप देखने गए थे कि जयपुर में बाढ़ की त्रासदी वहाँ पर पिछले साल बाढ़ आई थी, राज्य सरकार ने 8 करोड़ रुपए देकर के वहाँ पर बंदरों का इस पट का निर्माण शुरू किया है। पीछे में उसमें 950 मीटर होगी, उस पर काम शुरू हो गया। उसको गोवंश के लिए सभी विकास केंद्रों में। तो ये राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल 1 दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली पहुंचे हैं। वो तय समय से थोड़ा लेट होने की वजह से मंत्री सबसे पहले निरीक्षण भवन पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान वो ओडीओपी और स्वरोजगार के कर्मचारियों से बातचीत करते नजर आए और किसी सीएचसी, पीएचसी और किसी मलिन बस्ती में साफ सफाई का निरीक्षण करेंगे। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि शाम को डीएम और एसपी के साथ वो विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के लिए भवन पहुंचेंगे और यहां पर एक अहम बैठक की जाएगी, जिसमें जिले में ही रात में निरीक्षण भवन के लिए राज्य मंत्री रवाना होंगे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से रायबरेली में समीक्षा बैठक करने आए। जनप्रतिनिधियों से बातचीत है, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत है और जो यहाँ पर भ्रमण का है वो भ्रमण करने के बाद बताएंगे। तो देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 8,582 नए मामले दर्ज किए गए। ये संख्या कल की तुलना में 253 अंक ज्यादा है और आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को 8,329 नए कोरोना मरीज सामने आए। आए दिन बड़ी संख्या में नए कोरोना मरीज मिलने के कारण सक्रिय मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो गया है।
नए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब 44,513 सक्रिय कोरोना मरीज हैं, जबकि एक दिन पहले इनकी संख्या 40,370 थी। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हुई है, यानी संक्रमण दर बढ़ने के बावजूद मृत्यु दर नहीं बढ़ा है। देश में अब तक आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच रुक करेंगे एटा का, जहां मरीज को हायर सेंटर लेने आई एम्बुलेंस ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। यहां आपको बता दें कि इस घटना के बाद साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रशासन के लाख दावे जमीनी स्तर पर धराशाह हो रहे हैं। दरअसल मरीज को एम्बुलेंस में शिफ्ट करने के बाद तीमारदारों को एम्बुलेंस खराबी का पता चला। तीमारदारों का यह कहना है कि 20 मिनट देरी से खराब एम्बुलेंस पहुंची थी और मरीज के जो तीमारदार हैं उन्होंने दूसरी एम्बुलेंस मंगाने के लिए कॉल किया था, लेकिन तब भी आधा घंटा उन्हें इंतजार करना पड़ा और आधे घंटे बाद दूसरी एम्बुलेंस जब नहीं पहुंची तो उसके बाद मरीज के तीमारदारों ने एम्बुलेंस के प्रति नाराजगी जताई है। ये पूरा मामला एटा जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। तो वहीं ताजा तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, जो आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस को ठीक करने की कोशिश की जा रही है और ये जो मरीज है स्ट्रेचर पर लेटा है। और गुजरात के आणंद जिले में शनिवार को रात को ही सांप्रदायिक झड़प हो गई है। इसमें एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोग घायल हो गए और पुलिस ने रविवार को बताया है कि घटना बोरस्तान कस्बे में घटी, जब एक विवादित जमीन पर ईंट डालने को लेकर 2 गुटों में बहस हो गई। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हुई और बहस झड़प में बदल गई। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस उपाध्यक्ष DR पटेल ने बताया कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के 50 गोले दागे गए, साथ ही साथ रबर की 30 गोलियां भी चलाई गई और उन्होंने बताया कि पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को अब तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस के मुताबिक शनिवार की देर रात करीब 9:30 बजे कुछ लोग एक विवादित जमीन पर ईंट बिछा रहे थे और दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। इसी के बाद दोनों समुदायों के बीच बहस शुरू हुई और देखते ही देखते भीड़ एक दूसरे पर पथराव करने लगी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संभाला। अब बात करेंगे मौसम की, तो केरल, कर्नाटक और मुंबई के बाद देश के अन्य राज्यों में भी लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। लोग भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये इंतजार अब कुछ राज्यों में जल्द खत्म होने वाला है, यानी कि देश के 3 बड़े राज्यों में मानसून 1 सप्ताह के भीतर दस्तक देने जा रहा है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि मानसून का आगमन जल्द ही होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 15 जून से पूर्वी यूपी के ऊपर बने सक्रिय कारक जो हैं सक्रिय हो जाएंगे और इसी के साथ साथ राज्य में हल्की बारिश के साथ मानसून का दौर शुरू हो जाएगा। मानसून की जो गति है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 17 से लेकर 20 जून के बीच में मानसून प्रवेश कर सकता है, यानी कि 1 सप्ताह के भीतर ही यूपी के लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिलने वाली है। बात दिल्ली की जाए तो आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। फिलहाल 3 से 4 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मौसम विभाग की माने तो राष्ट्रीय राजधानी में 16 जून को गरज और बारिश की संभावना है और इसी दौरान तेज आंधी भी चल सकती है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।